कल अपन ने पढ़ लिया था क्या भाई, वैद्युत ऋणता। क्लियर। आज वैद्युत ऋणता के बारे में आगे चर्चा करेंगे, लेकिन कल का थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, रिवीजन। क्लियर। तो हमने एक चीज देखी थी, वैद्युत ऋणता एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर En के मान में क्या होती है भाई, वैद्युत ऋणता के मान में क्या होती है, कमी। जबकि बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से En के मान में क्या होती है बताओ, वृद्धि होती है। क्या होती है भाई, महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरी आवर्त सारणी के अंदर फ्लोरीन एक ऐसा तत्व है जिसकी वैद्युत ऋणता सर्वाधिक होती है, मतलब सर्वाधिक होती है, सबसे ज्यादा, सबसे। ये कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि सबसे ज्यादा वैद्युत ऋणीय तत्व कौन सा है पूरी आवर्त सारणी के अंदर, फ्लोरीन। कौन सा है भाई, आई क्या बात समझ में। ठीक है। फिर अपन ने यहां से अगर हम बनाना चाहें इसको तो बना सकते हैं, क्या याद करके आए हो क्या, रिपीट कर लेते हैं। हाइड्रोजन की 1, हाइड्रोजन की, लिथियम की 1, लिथियम की, सोडियम की 0.9, क्लियर, पोटेशियम की 0.8, ठीक है। इसके बाद में क्या आएगा, रुबेरियम की 0.8, इसके बाद में सीजियम की 0.7, क्लियर। आगे बात समझ में, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं उधर लास्ट में, तो जो सारी अक्रिय गैस हैं उनका कितना होता है भाई, 0 होता ही है, क्लियर। इसके बाद में अपन चलते हैं सोडियम से और मैग्नीशियम। तो सोडियम की कितनी होती है भाई, सॉरी लिथियम की कितनी होती है, 1। कितनी होती है, लिथियम के बाद कौन आएगा इधर आवर्त में, मैग्नीशियम, बेरिलियम। बेरिलियम की कितनी आएगी, 1.5, मतलब 0.5 के अंदर आता है। बेरिलियम के बाद क्या आएगा, बोरॉन, बोरॉन की 2, इसके बाद में कार्बन की 2.5, क्लियर। इसके बाद में नाइट्रोजन की 3, क्लियर। और इसके बाद ऑक्सीजन की 3.5, इसके बाद में फ्लोरीन की 4, क्लियर। इसके बाद में थोड़ा नीचे चलते हैं अपन, कौन सा आता है भाई, हालिना। सोडियम, सोडियम की 0.9। इसके बाद में मैग्नीशियम की आती है 1.2, कितनी आती है, 1.2, क्लियर। मैग्नीशियम के बाद में एल्यूमिनियम की 1.5, 1.5, क्लियर। मैग्नीशियम के बाद में सिलिकॉन, सिलिकॉन की 1.8, मतलब 3। अब कितने का आएगा, 4 का आएगा ना, क्लियर। सिलिकॉन के बाद में फास्फोरस, फास्फोरस की कितनी, 2.1, क्लियर। इसके बाद में सल्फर की 5 जोड़ो अब इसके अंदर, 4 जोड़ेंगे अपन, 3, 3, 4, 5, 4, क्लियर। इसके बाद में ये हो गया कंप्लीट। इसके बाद में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन की कितनी होती है भाई, 4, कितनी होती है। फ्लोरीन के बाद में कौन आएगा, क्लोरीन की 2.9, कितनी होती है, 2.9। इसके बाद में ब्रोमीन की 2. और इसके बाद आयोडीन की 2.5, क्लियर। तो ऊपर से यदि नीचे आ रहे हैं तो वैद्युत ऋणता के मान में क्या हो रही है, कमी। बाएं से दाएं जा रहे हैं तो वैद्युत ऋणता के मान में क्या होती है, वृद्धि हो रही है। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, क्लियर। फिर अपन ने इसका एक टॉपिक पढ़े थे, क्या बंधों में इसकी क्या अहम भूमिका होती है, या बंधों को तोड़ने में इसकी क्या अहम भूमिका होती है। तो हमने ही कहा जिसकी लाठी उसकी, अगर हम बोले कि भाई वैद्युत ऋणता का अंतर 1 परमाणु का ज्यादा है, या वैद्युत ऋणता का मान 1 परमाणु का ज्यादा है और दूसरे परमाणु का क्या है, कम, तो ज्यादा वाला ताकतवर होगा। क्या ताकतवर होगा तो बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा। क्या अगर बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा तो वहां पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। कौन सा आएगा, और जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वहां पे पॉजिटिव चार्ज। इतनी बात समझ में आएगा। अपन ने एग्जाम्पल भी किया था HCl का, AlCl3 का, क्लियर किया था नहीं किया, क्लियर। अब इसके बाद अपन ने क्या पढ़ा, नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ा था अपन ने कल, अम्लीय सामर्थ्य। क्या पढ़ा था, अम्लीय सामर्थ्य, क्लियर। तो हमने 2 चीज देखी, अम्ल प्लस क्षार। क्या भाई, अम्ल प्लस क्षार से मिलकर बनता है क्षार प्लस अम्ल,
उल्टा बनता है, क्या बनता है, क्षार प्लस अम्ल, लेकिन एक शब्द जोड़ देंगे, कौन सा, संयुग्मी, क्या जोड़ देंगे, संयुग्मी। आई क्या बात समझ में? तो हम बोलेंगे कि सर यदि अम्ल प्लस क्षार की क्रिया करते हैं, किसकी, तो बनेगा क्षार प्लस अम्ल, क्या बनेगा, लेकिन उनसे पहले एक शब्द को जोड़ देंगे, और वो शब्द कौन सा होता है, संयुग्मी। कौन सा आता है भाई? आई क्या बात समझ में? क्लियर? अगर अम्ल की अभी क्रिया करा रहे हैं तो अम्लता बढ़ेगी क्या? क्लियर? अगर अम्लता बढ़ती है तो सीधी सी बात है, जो संयुग्मी क्षार बना है उसका स्थायित्व बढ़ेगा क्या? क्लियर? अगर अम्लता बढ़ती है तो क्या बढ़ जाएगा? स्थायित्व। और स्थायित्व सीधा समानुपाती होते हैं वैद्युत ऋणता के। किसका होता है? अगर वैद्युत ऋणता का मान बढ़ेगा तो संयुग्मी क्षार जो बन रहा है या संयुग्मी जो अम्ल बन रहा है उसका स्थायित्व बढ़ जाएगा। क्लियर? अगर उसका स्थायित्व बढ़ रहा है तो पक्का सीधी सी बात है वैद्युत ऋणता बढ़ती है, और वैद्युत ऋणता बढ़ती है तो माइनस आई प्रभाव भी बढ़ता है। क्लियर? माइनस आई प्रभाव क्या होता है? वही बंद के इलेक्ट्रॉन को अपने और आकर्षित करने की क्षमता। क्लियर? तो वहां आगे पढ़ेंगे विद्युत ऋणता को अपन, दोनों एक ही चीज है होने को तो, लेकिन अलग अलग जगह काम आती है चीजें। क्लियर? तो स्थायित्व सीधा मैं बोल दूं, अगर मान लो स्थायित्व देखना है अपन को, तो हम उसकी पहले क्या देखेंगे? वैद्युत ऋणता। वैद्युत ऋणता का मान बढ़ेगा, स्थायित्व बढ़ जाएगा, या फिर अम्लीय सामर्थ्य बढ़ेगी तो स्थायित्व बढ़ता है। आई क्या बात समझ में? स्थायित्व जब आगे बात करेंगे तब मैं बोलूंगा ये बात कि किसी भी परमाणु का स्थायित्व उसकी, या किसी भी अणु या यौगिक का स्थायित्व सीधा उसकी अम्लीय सामर्थ्य के क्या होता है? समानुपाती। यदि अम्लता बढ़ेगी तो स्थायित्व भी बढ़ता जाएगा। आई क्या बात समझ में? इसको अपन चर्चा करेंगे आगे। जहां तक किसी बच्चों को दिक्कत है क्या बताओ? कल का अपन ने रिवीजन कर लिया क्या? क्लियर? आज का टॉपिक लगाएंगे अब विद्युत ऋणता का मापन। विद्युत ऋणता का मापन, विद्युत ऋणता का मापन, अनुप्रयोग देख रहे हैं ना अपन? तो विद्युत ऋणता का मापन, विद्युत ऋणता का मापन। अब विद्युत ऋणता का मापन हम दो प्रकार से कर सकते हैं भाई। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। एक तो आता है पॉलिंग स्केल, एक होता है मूलिकन स्केल। आई क्या बात समझ में? एक तो होता है पॉलिंग स्केल, एक होता है मूलिकन स्केल। तो लिखो विद्युत ऋणता का मापन, डैश लगा के लिखेंगे। विद्युत ऋणता का मापन दो प्रकार से किया जा सकता है। विद्युत ऋणता का मापन दो प्रकार से किया जा सकता है। और पहला लिखेंगे मूलिकन स्केल। मूलिकन स्केल द्वारा, स्केल द्वारा, मूलिकन स्केल द्वारा। पहला, पहले हेडिंग लगाएंगे मूलिकन स्केल द्वारा, मूलिकन स्केल द्वारा। अब सुनो, मूलिकन नाम ने वैज्ञानिक नाम पता ही होगा भाई, नाम तो पता ही चल रहा है ना। यहाँ पे वैज्ञानिक का नाम क्या है भाई? मूलिकन। मूलिकन ने एक स्केल या फिर पैमाना दिया अपना, स्केल या फिर क्या दिया? पैमाना। इसने बोला कि जो आपकी वैद्युत ऋणता है, अगर आपको वैद्युत ऋणता का मापन करना है, किसका भाई? वैद्युत ऋणता का मापन करना है, जो आपकी आईपी है, जो क्या है आपकी आईपी, आयनन ऊर्जा या आयनाइजेशन एनर्जी, जो आईपी है प्लस आईपी प्लस जो आपकी इलेक्ट्रॉन बंधुता है ये, अगर इन दोनों को आप जोड़ दो, क्या बोलेंगे भाई? आईपी और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। क्लियर? यदि आप क्या क्या कहोगे? मूलिकन ने बताया यदि आपको वैद्युत ऋणता का मापन करना है तो आईपी को और किसको जोड़ देंगे अपन? ए को, इलेक्ट्रॉन बंधुता जोड़ देंगे अपन, और उसमें कितने का भाग लगा देंगे भाई? 2 का। कितने का? अगर 2 का भाग लगा देंगे तो आप वैद्युत ऋणता का मापन कर सकते हैं। ये किस भैया ने बता दिया? मूलिकन। किसने बताया? मूलिकन ने बताया, इसलिए मूलिकन का एम। आई क्या बात समझ में? कोई दिक्कत है क्या बताओ? जिस मूलिकन ने बताया उसका नाम पे अपन ने इसको सूत्र को लिख दिया।
कोई दिक्कत है क्या? तो बताओ मूल्यांकन ने क्या बताया कि विद्युत ऋणता का यदि मापन करना है तो उसकी आयनन ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्या करना है, योग, और इसमें कितने का भाग देना है, 2 का। तो आपकी विद्युत ऋणता का मापन किया जा सकता है। आई क्या बात समझ में? तो लिखो इसको फटाफट, यही याद रख लोगे ना डायरेक्ट। क्लियर? फटाफट लिखिए। और दूसरा लगाएंगे फिर पॉलिंग स्केल। दूसरी हेडिंग में क्या है भाई, पॉलिंग स्केल। पॉलिंग स्केल क्या विद्युत ऋणता होती है ना, एन का मीन्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। विद्युत ऋणता, विद्युत ऋणता तो पढ़ रहे हैं अपन अभी, है कि नहीं है? तो जो बच्चे आज नहीं आए हैं वो ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं, उनको फायदा मिलेगा। थोड़ा बहुत फायदा तो क्या मिलेगा, बाकी आप जानते ही हैं। पॉलिंग स्केल पढ़े क्या? ठीक है, तो देखो पॉलिंग ने क्या बताया कि कोई भी यौगिक है, आपका कोई भी माना कि क्या है, यौगिक है। क्लियर? अब यौगिक में माना कि आपके 2 प्रकार के परमाणु हैं। कितने प्रकार के हैं भाई? माना कि आपके 2 प्रकार के परमाणु हैं। यहाँ पे ए नाम का है और यहाँ पे कौन सा है, बीबी नाम का, और इनके मध्य बंद होगा क्या, पक्का? अच्छा, ये अगर 2 परमाणु हैं, एक तो ये वाला एक ये वाला है, तो पक्का इन दोनों के मध्य भी बंद होगा क्या? जब भी तो जुड़ा हुआ होगा परमाणु। आई क्या बात समझ में? क्लियर? एक मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल, जैसे जल को लेते हैं अपन, जल के अंदर कौन कौन होते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। फॉर्मूला क्या होता है, H2O। क्या होता है भाई, फॉर्मूला होता है कि नहीं होता? क्लियर? अब जल का एक अणु, जल का एक अणु, 2 अणु हो गए क्या, लेकिन वो भी तो जुड़े हुए होते हैं ना। आई क्या बात समझ में? वो भी जुड़े हुए होते हैं, जब भी तो जल प्राप्त होता है अपन को। ऐसा थोड़ी है एक जल का अणु ये डोल रहा, एक ये डोल रहा, ऐसे घूमता है क्या? नहीं घूमता है। क्लियर? तो अपन क्या बोलेंगे कि यदि 2 परमाणु हैं ए और बी नाम का, तो इनके मध्य, ये मान सकते हैं ए है, ये कौन सा है, बी, तो इनके परमाणुओं के मध्य जो बंद होगा वो A' होगा। इसके जो परमाणु हैं B' होगा बंद। क्लियर? और इन दोनों के मध्य भी एक बंद होगा, कौन सा होगा, ये A और B वाला। क्लियर? अब सुनना, यदि मैं इस बंद को तोड़ता हूं तो यहां पे एक एनर्जी लगेगी या पक्का? अरे एनर्जी लगेगी नहीं लगेगी? यहां पे एक एनर्जी लगेगी। अगर इस बंद को मैं तोड़ता हूं तो यहां पे एनर्जी लगेगी क्या? बिल्कुल लगेगी। अगर मैं इस बंद को तोड़ता हूं तो यहां पे एक एनर्जी लगेगी, बताओ लगेगी नहीं लगेगी, बताओ। आएगा बात समझ में? क्लियर? अच्छा सुनना, यहां आपने एनर्जी लगाई ए को तोड़ने के लिए, किसको? तो आप बोलोगे सर एनर्जी ऑफ A', बोलोगे नहीं बोलोगे, बताओ, बोलोगे ना? क्लियर? यहां अगर बात करते हैं बी और बी के बंद को तोड़ने के, बी और बी के मध्य के बंद को तोड़ने के लिए आपने जो एनर्जी लगाई, क्या बोलेंगे बताओ? B', वेरी गुड। क्लियर? यहां पे जो एनर्जी है वो कौन सी लगाई आपने? ए और बी के मध्य, क्या बोलेंगे अपन? A', वेरी गुड। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, बताओ? क्लियर? इस बात को समझाने के लिए किसने, पॉलिंग ने अपना एक पैमाना दिया, और पैमाना क्या है वो सुनना। इसने क्या बताया, जो वैद्युत ऋणता होती है An, उसका यदि मापन करना है इस यौगिक के लिए आपको, क्लियर, वैद्युत ऋणता का मापन करना है इस यौगिक के लिए, तो उसने क्या बताया कि एनर्जी ऑफ ए और बी, क्या बोलेंगे भाई? एनर्जी ऑफ ए, अर्थात ए और बी के मध्य का जो बंध तोड़ते हैं उसमें लगने वाली एनर्जी, आएगी बात समझ में? परमाणु ए और परमाणु बी, इनके मध्य के बंध को तोड़ने में लगने वाली एनर्जी। क्लियर? यदि उसमें से माइनस अंडर रूट एनर्जी ऑफ ए और ए, अर्थात ए परमाणु के मध्य के बंध को तोड़ने में लगने वाली एनर्जी, क्या बोलेंगे? एनर्जी ऑफ A', क्या बोलेंगे?
एनर्जी ऑफ ए डैश ए मल्टीप्लाई एनर्जी ऑफ बी और बी के मध्य लगने वाली ऊर्जा। क्या बोलेंगे? एनर्जी ऑफ बी डैश बी। अगर इसका यदि मापन हो जाए, इसका क्या हो जाए? मापन। किसने बताया? पॉलिंग ने। किसने बताया? तो पॉलिंग का क्या आ जाएगा भाई? पी। पॉलिंग का क्या आ जाएगा? पी। आई क्या बात समझ में? यदि इसका मापन आ जाए तो आप वैद्युत ऋणता का मापन कर सकते हैं। अगर इसका मान आ जाए तो आप किसका मान ज्ञात कर सकते हैं भाई? वैद्युत ऋणता का मापन कर सकते हैं। ये किसने बताया बताओ? पॉलिंग ने। आई क्या बात समझ में? तो जेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है, जेट में क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना। क्लियर? कि मूल्यांकन स्केल निम्न में से है, तो बोलेंगे आईपी प्लस ए। आईपी प्लस बटे 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? मूल्यांकन स्केल। क्लियर? अगर अपन को पॉलिंग स्केल निकालना है तो बोलेंगे पॉलिंग स्केल ई एन बराबर होता है ई ए बी के मध्य लगने वाली एनर्जी माइनस अंडर रूट ए के मध्य इंटू बी बी के मध्य। एनर्जी बोल देंगे ना, एनर्जी शब्द तो लगाएंगे ए के मध्य और बी बी के मध्य, दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे अपन तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या बताओ? उतारो इसको फटाफट। अच्छा भाई, इसको क्या बोलेंगे? ए डैश बी बंद वियोजन ऊर्जा। ए डैश बी यहां पे लिखूंगा इसको मैं, इसको यहां पे लिख रहा हूं, चलो इधर लिख रहा हूं, यहां पे लिख लेना भाई। ई ए बी का मतलब क्या है? ई ए बी का मतलब है क्या? तो ए और बी के में बंद वियोजन ऊर्जा, बंद वियोजन ऊर्जा। लिखते चलना, नीचे लिख देना भाई ये बात, ठीक है? इसका मीन्स है क्या? अगर यहां पे बात करें अपन किसकी? ई ए डैश ए की, तो क्या बोलेंगे भाई? ए डैश ए में बंद वियोजन ऊर्जा, बंद वियोजन ऊर्जा। अगर यहां बात करें किसकी? ई बी डैश बी की, तो क्या बोलेंगे बताओ? बी डैश बी में बंद वियोजन ऊर्जा, बंद वियोजन ऊर्जा। ये नीचे चीज लिख लेना कि मीन्स क्या है भाई, आखिर इनका मीन्स है क्या? जो आपने लिखा है ना ये ए डैश बी और बी डैश बी ए डैश ए, इसका मीन्स क्या है ये लिख लेना, ठीक है? थोड़ा चेंज कर देना हल्का सा यहीं पे। वेरी गुड। दिक्कत है क्या? क्लियर? तो दो भैया आए, कौन कौन भैया है बताओ? एक तो मूल्यांकन भैया आया और दूसरा कौन सा आया? पॉलिंग भैया। क्लियर? तो मूल्यांकन ने अपना एक पैमाना दिया और पॉलिंग ने अपना एक पैमाना दिया। आई क्या बात समझ में? क्लियर? और इन्होंने बताया कि आप वैद्युत ऋणता का मापन इस प्रकार से कर सकते हैं। आई क्या बात समझ में? क्लियर? अब क्या होता है, यहां तक तो ठीक है, यहां से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, एक बात पक्का कर लेना, यहां से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। अगर क्वेश्चन बनेगा तो केवल किससे बन सकता है? मूल्यांकन से। मूल्यांकन में आपको बोल देगा कि आईपी का मान दे रखा है, ईए का मान दे रखा है, दोनों का मान दे दे आपको, और पूछ लेगा कि भी मूल्यांकन के अनुसार बताओ वैद्युत ऋणता का मान कितना आएगा, तो तुमको क्या करना है? साधारण से दोनों को जोड़ के कितने का भाग दे देना है, हो जाएगा काम। बाकी क्वेश्चन बनता नहीं है। आई क्या बात समझ में? एक संबंध आता है किस किस के अंदर? पॉलिंग स्केल और मूल्यांकन स्केल के अंदर। आई क्या बात समझ में? उसको पढ़ेंगे अपन। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे पॉलिंग व मूल्यांकन स्केल में संबंध। पॉलिंग स्केल एवं मूल्यांकन स्केल में संबंध। पॉलिंग एवं मूल्यांकन स्केल में संबंध। और
मूल्यांकन स्केल में संबंध, पॉलिंग और मूल्यांकन स्केल में संबंध, पॉलिंग एवं मूल्यांकन स्केल में संबंध। नेक्स्ट, अब देखो क्या बताया, पॉलिंग एवं मूल्यांकन स्केल में संबंध। ठीक है, पॉलिंग और मूल्यांकन स्केल में संबंध जो बताया गया वो पाया गया कि विद्युत ऋणता ऑफ पॉलिंग, विद्युत ऋणता ऑफ पॉलिंग, जो पॉलिंग ने विद्युत ऋणता का मान दिया, क्या दिया भाई, पॉलिंग ने जो विद्युत ऋणता क्या दिया, मान। क्लियर, क्या बोलेंगे अपन, पॉलिंग ने जो विद्युत ऋणता का क्या दिया, मान। क्लियर, वो बराबर किसका, मूल्यांकन, विद्युत ऋणता ऑफ, या फिर अपन बोलेंगे नहीं, पॉलिंग ने जो विद्युत ऋणता का मान दिया किसके लिए, मूल्यांकन, दोनों में संबंध देख रहे हैं ना अपन, तो विद्युत ऋणता ऑफ मूल्यांकन बाई 2.8 अर्थात विद्युत ऋणता का जो मान दिया किसने, पॉलिंग ने, वो मूल्यांकन ने जो विद्युत ऋणता का मान दिया उसका कितना होता है, 1/8। कितना होता है, सॉरी बटे में क्या होता है, 2.8। ठीक है, जो पॉलिंग ने विद्युत ऋणता का मान दिया वो किसके बराबर होता है, मूल्यांकन के बटे में 2.8 के बराबर होता है। ये किसने बताया, किसने बताया भाई, संबंध ने बताया। क्लियर, या फिर पॉलिंग की जो विद्युत ऋणता का मान होता है वो मूल्यांकन की विद्युत ऋणता के मान के 2/8 होता है। इस बात को कैसे बोल सकते हैं अपन कि यदि विद्युत ऋणता ऑफ मूल्यांकन में यदि कितने का भाग दे दिया अपन, 2.8 का, तो क्या निकल के आएगा भाई, विद्युत ऋणता ऑफ पॉलिंग। आई क्या बात समझ में, नॉर्मल सी बात समझो कि मूल्यांकन ने जो विद्युत ऋणता का मापन दिया यदि उसमें कितने का भाग दे देंगे अपन, 2.8 का, तो क्या निकल के आ जाएगा, पॉलिंग की विद्युत ऋणता, इसकी आ जाएगी। आई क्या बात समझ में, पॉलिंग ने जो विद्युत ऋणता का मापन दिया उसमें कितने का भाग दे दे, सॉरी मूल्यांकन ने जो विद्युत ऋणता का मापन दिया उसमें कितने का भाग दे दिया अपन, तो कौन निकल के आ जाएगा, पॉलिंग का विद्युत ऋणता का मान निकल के आ जाएगा। चूंकि हम जानते हैं, चूंकि विद्युत ऋणता ऑफ कौन, मूल्यांकन, विद्युत ऋणता ऑफ मूल्यांकन का जो मान होता है वो अभी जस्ट मैंने आपको लिखाया, IP प्लस EA का कितना होता है, बटे 2 होता कि नहीं होता, ये तो अभी लिखाया है मैंने आपको। क्लियर, तो आप क्या करोगे, सीधा पुट कर दोगे यहां। क्लियर, तो अपन क्या बोलेंगे, ENM उसकी जगह आ जाएगा, पूरा आ जाएगा कि बताओ, क्या बोलेंगे, IP प्लस EA बटे 2 गुणा, यह बच्चों को नहीं आता है, चलो कोई बात नहीं है, बटे 2 बटे कितना है, 2.8। इतनी बात समझ में आई क्या, हमने ये मान रख दिया, यों की यों, कोई दिक्कत है क्या बताओ। क्लियर, अब थोड़ी सी आप गणित तो जानते होंगे कि सर जब ऐसी स्थिति आती है तो बटे 1 रखते हैं क्या अपन, बाहर वाले को बाहर वाले से और अंदर वाले को क्या करते हैं, गुणा, क्या करते हैं, तो बताओ क्या आएगा, ऊपर देखो IP आ रहा है क्या, गुणा, सॉरी IP प्लस EA, IP प्लस EA बटे, अब इसके तो नीचे 1 में गुणा होगा भाई, ये तो लास्ट में जाएगा ना, लास्ट में क्या आ रहा है, 1। क्लियर, लास्ट में क्या आ रहा है, लास्ट में आ रहा है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा,
2 गुणा 2.8। जब इसको गुणा करोगे तो कितना निकल के आएगा बताओ भाई? IP प्लस ए बटे 28 गुना कितना होता है? 56 होता है क्या? तो 5.6। तो ये संबंध निकल के आया किस किस के बीच में भाई? पॉलीगन, वैद्युत ऋणता ऑफ पॉलिंग, वैद्युत ऋणता ऑफ मूलीगन। अगर हम दोनों संबंध को रखते हैं तो लास्ट में निकल के आता है कि आप वैद्युत ऋणता ऑफ एन ऑफ पॉलिंग इजक्वल्स टू, आप तो नीचे लिखेंगे ठीक है ना, मैं ये लिख रहा हूं IP प्लस ए, क्या बोलेंगे? IP प्लस ए बटे कितना होता है? 5.6। ये डायरेक्ट संबंध पूछ लेता है कभी कभी, ये डायरेक्ट संबंध डायरेक्ट देगा आपको, डेटा नहीं देगा यहाँ के लिए कुछ भी, ठीक है। डायरेक्ट ये बोलेगा कि बताओ वैद्युत ऋणता ऑफ पॉलिंग, वैद्युत ऋणता ऑफ पॉलिंग और मूलीकन में जो संबंध निकल के आया उनमें से निम्न में से कौन सा सही है? तो अपन क्या बोलेंगे? IP प्लस ए का जो मान है अगर उसमें कितने का भाग दे दे? 5.6 का, तो वो किसके बराबर आता है? वैद्युत ऋणता ऑफ पॉलिंग। आई क्या बात समझ में? यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट है, थोड़ा सा आपको याद करना ही पड़ेगा। मैं बोलूँ पहले तो इस संबंध को याद रखो क्योंकि यही मेन चीज है, यही मेन चीज है। क्या क्लियर? इसमें तो हमने मान रखने पे मल्टीप्लाई हुआ है। चलो शॉर्टकट देखो, कुछ नहीं है। 28 गुना कितना हो जाएगा? 56। 28 गुना कितना हो जाएगा? आई क्या बात समझ में? अगर आप इसको याद कर लो तो ये डायरेक्ट याद किया जा सकता है कि 28 गुना कितना होता है? IP की जगह IP आ जाएगा और ये की जगह क्या आ जाएगा? ये। आई क्या बात समझ में? तो हम क्या बोलेंगे? पॉलिंग तथा मूलीकन स्केल में यदि संबंध देखना है तो वैद्युत ऋणता ऑफ पॉलिंग, वैद्युत ऋणता ऑफ मूलीकन में कितने का भाग दे देंगे? 2.8 का। आई बात समझ में? तो कौन निकल के आ जाएगा? वैद्युत ऋणता ऑफ पॉलिंग। पॉलिंग की वैद्युत ऋणता का मान निकल के आ जाएगा। दूसरी बात, दोनों में संबंध देखना हो तो हमको किसका मान रखना पड़ेगा? वैद्युत ऋणता ऑफ पॉलिंग मूलीकन का। किसका रखना पड़ेगा? वैद्युत ऋणता ऑफ मूलीकन का मान यहाँ पे यदि पुट कर देंगे अपन तो सीधा से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से। अगर मल्टीप्लाई हो जाता है तो कितना हो जाता है? 5.6। क्लियर? तो ये संबंध निकल के आता है, ये संबंध पूछा जाता है। या तो ये पूछेगा और या फिर ये पूछेगा। क्लियर? बता लो। तो यहां तक हमने वैद्युत ऋणता के अनुप्रयोग पढ़े अपन ने। वापस से मैं एक बार रिपीट करूंगा इस चीज को। हमने सर्वप्रथम वैद्युत ऋणताओं को देखा। किसको देखा भाई? देख लिया क्या? एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर वैद्युत ऋणता के मान में कम, बाएं से दाएं जाने पर, अब तो रट गई होगी ये बात। क्लियर? इसके बाद में हमने देखा इसके अनुप्रयोग में पहला कि वैद्युत ऋणता का उपयोग कहां किया जाता है? नॉर्मल सी याद बात रखो कि सर बंधों को तोड़ने में किया जाता है। किसको? अगर हमको वैद्युत ऋणता याद है, वैद्युत ऋणता में हम डायरेक्ट मान रखेंगे जिसकी वैद्युत ऋणता ज्यादा वहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा और जहां पे कम वहां पे इलेक्ट्रॉन कम। नॉर्मल सी बात है क्या? तो बंधों को तोड़ने में वैद्युत ऋणता का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? दूसरी बात, अम्ल यदि क्षार दोनों क्रिया करते हैं तो बनते क्या है? क्षार प्लस अम्ल। क्या बनते हैं? लेकिन एक शब्द जोड़ देते, कौन सा? संयुग्मी। कौन सा भाई? आई क्या बात समझ में? अगर हम किसी अम्ल की अभिक्रिया करते हैं तो बनता है वो क्या? क्षार। अगर अम्ल H प्लस आयन, अम्लीय यदि अम्ल लिया अपन ने, अगर वो जलीय माध्यम में H प्लस आयन डोनेट कर देता है तो क्या मिल जाता है अपन को? क्षार। माइनस मिलता है ना? क्या होता है? माइनस क्षार। क्लियर? अगर क्षार मिलता है देंगे अम्ल की अम्लीयता, अम्ल की और क्षार का स्थायित्व, क्षार का या फिर संयुग्मी क्षार का स्थायित्व, ये दोनों ही क्या होती हैं? आपस में समानुपाती। क्या होती हैं? आई के बाद समझ में? अम्ल की अम्लीयता बढ़ेगी तो क्षार का स्थायित्व ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा। या फिर इनको दोनों कनेक्ट करें हम किससे? वैद्युत ऋणता से। किससे करें? तो वैद्युत ऋणता बढ़ेगी तो अम्ल का अम्लीयता बढ़ जाएगा, संयुग्मी क्षार का स्थायित्व बढ़ जाएगा, या फिर माइनस आई प्रभाव भी बढ़ जाएगा। ये चीज हमने कल देखी, इस पे हमने क्वेश्चन भी किए। सीधी सी बात, अगर क्वेश्चन करना है हमको तो H प्लस आयन निकालो, वैद्युत ऋणताओं को लिखो और डायरेक्ट बढ़ते क्रम में जमा दो। आई क्या बात समझ में? नॉर्मल से क्वेश्चन किया अपन ने। इसके बाद आज हमने पढ़ा, वो क्या पढ़ा भाई? पॉलिंग एंड मूलीगन स्केल। क्या पढ़ा भाई? तो
वैद्युत दृढ़ता का मापन करने के लिए दो प्रकार से या दो प्रकार के वैज्ञानिक आए, या दो प्रकार से मापन किया जा सकता है। किस किस के द्वारा? एक तो पॉलिंग स्केल के द्वारा, एक मुलिगन स्केल के द्वारा। क्लियर? पॉलिंग नाम का वैज्ञानिक है, पहले कौन सा आया? मुलिगन। पहले कौन आया? मुलिगन। क्लियर? मुलिगन आया। मुलिगन ने बताया यदि आपकी ए और आईपी, ए और को जोड़ के यदि 2 का भाग दे दिया जाए, किसका? 2 का भाग, तो आपका वैद्युत दृढ़ता का मापन किया जा सकता है। आई क्या बात समझ में? इतनी सी बात किसने बोल दी बताओ? मुलिगन भैया ने। किसने बोल दी? अब दूसरा कौन सा भैया आया? पॉलिंग। कौन सा आया? पॉलिंग भैया ने बताया कि आपको वैद्युत दृढ़ता का मापन करना है तो एनर्जी ऑफ ए बी, एनर्जी ऑफ माइनस अंडर रूट एनर्जी ऑफ ए डैश ए मल्टीप्लाई एनर्जी ऑफ ए डैश बी डैश बी, बी डैश बी। अगर इसका मान आप निकाल लेते हो तो आपका वैद्युत दृढ़ता का मान आ जाएगा। क्लियर? हाँ, दूसरा अपन ने नेक्स्ट जो पढ़ा, मुलिगन और पॉलिंग स्केल में संबंध। क्या पढ़ा भाई? मुलिगन और पॉलिंग स्केल में संबंध। अगर अपन ने देखा तो हम बोलेंगे पॉलिंग जो होता है, पॉलिंग बराबर मुलिगन में कितने का भाग दे देंगे? 2.8 का। कितने का? आई क्या बात समझ में? 2.8 का भाग देंगे। जैसे ही हम वैद्युत दृढ़ता ऑफ क्या रखेंगे? मुलिगन। मुलिगन का मान कितना होता है भाई? आईपी प्लस ए बटे 2, तो 28 दूना कितना होता है? 56, मतलब 5.6। आईपी प्लस ए, आईपी प्लस ए, उसमें कितने का भाग दे देंगे? 5.6 का। कितने का दे देंगे? तो किसका मान निकल के जाएगा? वैद्युत दृढ़ता ऑफ पॉलिंग। पॉलिंग, वैद्युत दृढ़ता ऑफ पॉलिंग का मान निकल के आ जाएगा। बताओ यहां तक किसी बच्चों को दिक्कत है क्या? रिवीजन ऐसे किया जाता है उंगलियों पे। अगर आप मेरी तरह रिवीजन कर पा रहे हो एक बार पढ़ने के बाद, तो आपको डेफिनेट केमिस्ट्री जो समझने में कहीं दिक्कत नहीं आएगी, कभी दिक्कत नहीं आएगी, ये पक्का मान लेना। और मैं हमेशा हर चैप्टर को ऐसे पढ़ाता हूं, पढ़ाने के बाद पूरा रिवीजन। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ बताओ? क्लियर? अगर कोई टफ चीज होगी तो मैं उसका स्वयं ही रिवीजन करा दूंगा तुमको। मुझे पता है कि ये टफ चीज है, याद करने में दिक्कत आएगी। क्लियर? इसलिए मैं धीरे पढ़ा रहा हूं इसको। अगर चीज को जल्दी पढ़ाने की हुई तो उसको जल्दी भी चलेंगे अपन, और धीरे पढ़ाने की हुई तो उसको धीरे ही पढ़ा जाएगा। कोई दिक्कत है क्या बताओ? क्लियर? नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे अपन वो पढ़ेंगे जल योजन ऊर्जा। क्या पढ़ेंगे? जल योजन ऊर्जा। क्या पढ़ेंगे भाई? तो हेडिंग लगाएंगे क्या भाई? जल योजन ऊर्जा। जल योजन, जल योजन ऊर्जा। समझते हैं? इसको मिटा दे क्या? अपन पढ़ते हैं क्या? जल योजन ऊर्जा। देखो, माना एक कंटेनर है, पात्र है। क्या है? एक पात्र, इसमें जल भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? छोटी सी बात को समझेंगे, केवल आपको ऑटोमेटिक समझ में आएंगी चीजें। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? क्लियर? अब सुनना, हमने 1 मोल आयन लिया। क्या लिया भाई? 1 मोल आयन। कितना मोल है ये? 1 मोल आयन। 1 मोल आयन, ये है आयन। क्लियर? 1 मोल आयन लिया, एक आयन पकड़ लिया, उसको किसमें डाल दिया? जल में। किसमें डाल दिया? जल में। एक्सपेरिमेंट कर ही रहे हो आप, है ना? तो 1 मोल आयन लिया, किसमें डाल दिया? जल में। पक्का ये जल में घुलेगा? क्लियर? या फिर एक बात बोल देंगे कि जल में आयन क्या देंगे? इलेक्ट्रॉन। क्या देंगे? इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो जल में आपने 1 मोल आयन लिया और डाल दिया। जल के अंदर क्या डाल दिया? 1 मोल आयन।
तो यह क्या निकालेगा, इलेक्ट्रॉन। आई क्या बात समझ में, इलेक्ट्रॉन निकलेगी, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो एक ऊर्जा भी निकलेगी, यहां से क्या निकलेगी, ऊर्जा। और जो निकलने वाली ऊर्जा होती है उसे क्या बोलते हैं, जल योजन ऊर्जा। क्या होती है भाई, आई क्या बात समझ में। यदि जल के अंदर एक मोल डाला अपन ने, एक मोल आयन डालने पे जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इलेक्ट्रॉन निकलने पे जो ऊर्जा मुक्त होगी उसको क्या बोलते हैं, आई क्या बात समझ में। पहले परिभाषा लिखेंगे, फटाफट परिभाषा लिखो इसकी। एक मोल आयन को जल में घोलने पर, एक मोल आयन को जल में घोलने पर, एक मोल आयन को जल में घोलने पर, एक मोल आयन को जल में घोलने पर मुक्त होने वाली ऊर्जा, एक मोल आयन को जल में घोलने पर, एक मोल आयन को जल में घोलने पर मुक्त होने वाली ऊर्जा को जल योजन ऊर्जा कहा जाता है। एक मोल आयन को जल में घोलने पर, एक मोल आयन को जल में घोलने पर मुक्त होने वाली ऊर्जा, क्लियर। कैसे, इधर देखेंगे, एक मोल आयन को डाला, ये टूट जाएगा, चीनी को अपन डाली, टूट जाएगी वो आयनों के अंदर, तो एनर्जी मुक्त होगी, क्या वहां से एक ऊर्जा निकलेगी, और निकलने वाली ऊर्जा क्या होती है, जल योजन ऊर्जा। अर्थात जल योजन, जल में डालने पे जो ऊर्जा निकलती है, जैसे टंटा होता है, टंटा जानते हो क्या होता है, कड़ी, क्लियर, जो आप डालते हो उसके अंदर, फिर एनर्जी निकलती नहीं निकलती। अच्छा, पिछली बार जेट के अंदर यही क्वेश्चन पूछा गया था, 2022 के अंदर, 22 के अंदर यही क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि टंटे को उसमें डाल देते पानी के अंदर तो ऊर्जा निकलती है या लगती है, निकलती है। कौन सा प्रक्रम होता है, ऊष्मा छेपी, कौन सा होता है, आई क्या बात समझ में, क्लियर। क्योंकि वहां अणु टूटते हैं, अणु टूटते हैं, टूटते नहीं टूटते भाई, टंटे तो मोटे होते हैं, पत्थर जैसे होते हैं ना, जब वो टूटते हैं तो ऊर्जा रिड्यूस होती है, क्या होती है, रिड्यूस, निकलती है। जैसे आपने एक टंटे को, वही आ गया क्या, ये मान लो एक कली का रूप है आपका, क्लियर। जैसे इसको आप डालोगे इसके अंदर तो यहां से ये टूटेगी नहीं टूटेगा, पानी में जाते टूटेगा ना पक्का ये, और पानी में जाते टूटेगा तो एनर्जी निकलेगी नहीं निकलेगी, बताओ। तो ये निकलने वाली एनर्जी कैसी होती है, नेगेटिव, कैसे होती है, या फिर डेल्टा एच का मान कैसा होता है बताओ, नेगेटिव, कैसा होता है, नेगेटिव। ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसको आगे पढ़ेंगे अपन, क्लियर। तो उसी प्रकार समझ सकते हैं अपन कि एक मोल आयन को किस में डाल दे, जल में, तो वो टूटेगा पक्का, और टूटने पे क्या ऊर्जा मुक्त होगी, ऊर्जा मुक्त होगी ना, तो मुक्त होने वाली ऊर्जा क्या बोलते हैं, सीधी सी बात है, जल के अंदर एक मोल आयन को डालने पर मुक्त होने वाली को ही क्या बोलते हैं, नॉर्मल सी बात समझ के चलेंगे कि साहब हमने पानी का एक गिलास ले लिया, उसमें डाल दी चीनी, तो चीनी के अणु टूटेंगे नहीं टूटेंगे, तो टूटने पे ऊर्जा मुक्त होगी कि नहीं होगी, मुक्त होने वाली ऊर्जा क्या हो जाएगी, जल योजन ऊर्जा, क्लियर। तो किसी भी एक मोल आयन को जल में डालने पर मुक्त होने वाली को ही क्या बोलते हैं। अगर छोटा सा आप चित्र बनाना चाहो तो बना सकते हो। अब यहां से एक संबंध याद रखना है अपन को। देखो परिभाषा आपसे कोई नहीं पूछेगा, ये पक्का मान लेना। मैंने जो परिभाषा लिखाई है इसको आपसे कोई भी नहीं पूछने वाला है। आइए बात समझ में, पूछेगा क्या वो चीज लिखता हूं मैं कि जो जल योजन ऊर्जा होती है, ये चीज संबंध याद रखना है आपको। क्या भाई, जल योजन ऊर्जा जो होती है, जल योजन जो ऊर्जा होती है इनवर्सली होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/, धनायन का आकार। क्या होती है भाई,
ये संबंध याद रखना बहुत जरूरी है आपको, अगर आपको जलयोजन ऊर्जा ज्ञात करनी है तो। अगर आपको जलयोजन ऊर्जा ज्ञात करनी है तो हम सीधी बात बोलेंगे कि सर जलयोजन ऊर्जा होती है वो 1 धनायन का आकार होता है। क्या होती है भाई? चलो एक चीज बताओ मेरे को, एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार में क्या होती है? क्या होती है? आकार में वृद्धि होती है। क्या होती है भाई? आकार में वृद्धि होती है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है या नहीं? निकाला जा सकता है, क्योंकि इतना बड़ा आकार हुआ, आराम से इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, टपा खत्म। आइए बात समझ में? आकार छोटा सा हुआ, निकालो कैसे निकालोगे इलेक्ट्रॉन? सोचो कहां से निकालू। आइए बात समझ में? तो आकार यदि छोटा है तो इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही क्या है? कठिन। आइए बात समझ में? या बोलेंगे सर छोटा आकार हुआ परमाणु का तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना भी कठिन है और निकालना जोड़ना भी। आई क्या बात समझ में? दूसरी बात, जब एक वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो आकार में वृद्धि हो रही है क्या? आकार में वृद्धि तो आराम से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं क्या? अगर आराम से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो पक्का उस परमाणु के ऊपर आवेश कौन सा आएगा? धनावेश। कौन सा आएगा? तो मैं एक बात बोल सकता हूं क्या, एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार में वृद्धि होती है, किसमें? तो आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकते हैं, तो क्या बनेगा? धनायन। क्या बनेगा? तो धनायन के आकार में भी क्या होगी? वृद्धि। क्या होगी? पक्का है ना? अगर मान लो आकार छोटा हुआ, इतना सा, फिर इतना बड़ा, फिर इतना बड़ा, फिर इतना बड़ा, आएगी बात समझ में? यहां से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो छोटा धनायन, यहां से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे थोड़ा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो, और यहां से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो, आई क्या बात समझ में? मतलब एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धनायन के आकार में भी क्या होती है? आकार में वृद्धि होगी, धनायन के आकार में वृद्धि क्या हो जाएगी? वृद्धि। कोई दिक्कत है क्या? एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर चूंकि आकार में वृद्धि होती है, किसमें? त्रिज्या में वृद्धि होती है, किसमें? इसलिए धनायन के आकार में भी क्या होगी? वृद्धि। आई क्या बात समझ में? पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट कि अगर धनायन के आकार में वृद्धि होगी तो पक्का जलयोजन ऊर्जा के मान में क्या हो जाएगी? कमी, क्योंकि इनवर्सली संबंध है ये। अगर एक का मान बढ़ा तो दूसरे का मान घटा। अगर धनायन के आकार में वृद्धि होगी तो पक्का किस में कमी हो जाएगी? जलयोजन ऊर्जा में। आई क्या बात समझ में? क्लियर? इस चैप्टर को आगे हम राखी के बाद स्टार्ट करेंगे। इतने सभी जो विद्यार्थी हैं उनको मेरी तरफ से, जो पढ़ रहे हैं उनको मेरी तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।